हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य कॉमर्शियल नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने का है जो गरीब हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस की सुविधा अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए भारत और समकालीन विश्व नाम की पुस्तक का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यह वीडियो जितना 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, उतना ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि जितनी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनका बेस एनसीईआरटी बुक्स ही होती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्कर्स, यानी आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुट अप होगा या आपके लिए रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पुट अप होगा। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर्स, जिसमें प्रश्न का उत्तर आपको 2 लाइनों में देना होगा। एक आएगा 3 मार्कर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाइनों में आपको उत्तर देना होगा। इस तरीके से टोटल मिला के ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, वो सबसे पहले अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से 3 मार्कर्स क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आप तैयार रहिए। विश्व युद्ध के कारण कुछ आर्थिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां हुई जिन जो असहयोग आंदोलन के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, असहयोग आंदोलन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, या असहयोग आंदोलन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो प्रश्न ये आएगा आपके लिए, आंसर आपका क्या रहेगा ये देखिए। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, असहयोग आंदोलन से पहले क्या चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार का मतलब प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ये कब से कब तक चल रहा था, 1914 से लेके 1918 तक। ये विश्व युद्ध दो ग्रुपों के मध्य चल रहा था, यानी दो इसमें विश्व के विभिन्न देश शामिल थे। एक साइड 32 देश थे और एक साइड 4 देश थे। 32 देशों में प्रमुख कौन से थे। ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रूस, इस तरीके से बहुत सारे देश थे। 4 प्रमुख देशों में जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया। अब देखिए, ये युद्ध दो ग्रुपों के बीच में लड़ा जा रहा था, दो समूहों के बीच में लड़ा जा रहा था। ब्रिटेन कह रहा था कि यह युद्ध वो किसके लिए लड़ रहा है, भारत की रक्षा के लिए, साम्राज्यवादी देशों से। जबकि स्वयं एक साम्राज्यवादी देश था, वो भारत के सामने यह प्रस्तुत कर रहा था कि यह विश्व युद्ध या वह युद्ध में वह भारत की रक्षा के लिए शामिल हुआ है। इसीलिए इस विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन के रक्षा व्यय में बहुत सारा इजाफा हुआ, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए उसने युद्ध के नाम पर भारतीयों के ऊपर बहुत सारे करों में वृद्धि कर दी, कर्जे लिए। और इन कर्जों के लिए, कर्जे यूएसए से लिए, और इन कर्जों की पूर्ति के लिए, इन खर्चों की पूर्ति के लिए उसने क्या क्या काम किया। करों में वृद्धि कर दी, विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए लोगों के ऊपर, जैसे आयकर। तो इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ, लोगों की आय सीमित हो गई। आय सीमित सीमित हो गई। दूसरा देखिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिए, यानी जो भारत से बाहर से जो वस्तुएं आ रही थी उन पे कर लाद दिए, सीमा शुल्क लाद दिए। इसके अलावा युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ गई।
अब इसको समझिए कि सामान्य परिस्थितियों में उद्योग धंधे आम लोगों की जरूरत की चीजें उत्पादित करते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान जो उद्योग धंधे हैं वह युद्ध संबंधी वस्तुओं का निर्माण करने में संलग्न हो जाते हैं। इसके कारण सामान्य सा नियम है कि जब वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होगी तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी। तो एक और कीमतें बढ़ रही थी, कीमतें बढ़ रही थी और दूसरी ओर लोगों के पास आय के साधन सीमित हो रहे थे, उनकी आय सीमित हो रही थी। इसके कारण एक बड़ी कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहे थे लोग। लेकिन सबको एक उम्मीद थी कि ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात सारी परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, उन्हें वापस से अच्छी स्थिति से गुजरना पड़ेगा, ये जो आर्थिक रूप से विषम परिस्थितियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी थी। वो कौन कौन सी थी? पहला बात था कि इस विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई थी और यूरोप में जो लोग थे जो इस युद्ध में शामिल हो रहे थे उनमें बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। इसलिए भारत से भी सिपाहियों की भर्ती की जा रही थी, खासकर ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो पहला लोगों में इसके लिए रोष था, गुस्सा था। दूसरा क्या था कि 1918 19 में और 20-21 में बहुत सारे जो इलाके में देश के में फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी। फसलें खराब हो गई, फसलें खराब होगी तो खाद्य आपूर्ति की कमी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि इसी दौरान फ्लू की बीमारी भी भारत में फैल गई थी, जिससे बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। इसके अलावा दुर्भिक्ष यानी अकाल और महामारी के कारण इस दौरान इन पिछले 2-3 सालों में 1918 से लेकर 1920-21 के मध्य में लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। यानी भारत में भी एक प्रकार से अकाल का दौर चल रहा था, महामारी का दौर चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसके अलावा अकाल के कारण बहुत सारी प्रकार की फसलें खराब हो गई थी, खाद्य पदार्थों की कमी थी, लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो एक और ये राजनीतिक परिस्थितियां थी, दूसरी ओर लोगों की आय सीमित कर दी गई थी क्योंकि उन पर विभिन्न प्रकार के कर लाद दिए थे। दूसरी ओर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी। तो जहाँ एक और आर्थिक परिस्थितियां भी लोगों के सामने कठिन थी, वहीं राजनीतिक परिस्थितियां भी थी, और ये सब मिला के कहीं ना कहीं एक असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। तो आपको आंसर में ये दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का जिक्र करना पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन के लिए कुछ आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी, जिनमें निम्नलिखित ये पॉइंट आपको शामिल करने पड़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं सत्याग्रह। ये प्रश्न भी आपके लिए 3 मार्कर या 2 मार्कर दोनों में आ सकता है। अगर एक सामान्य परिभाषा आई तो आपके लिए आएगा सत्याग्रह किसे कहते हैं, सत्याग्रह क्या है। तो यहाँ पे समझिए सत्याग्रह का अर्थ या तात्पर्य। मैं आपको सिंपल शब्दों में इस सत्याग्रह, पहली बात तो क्या है, एक आंदोलन को चलाने की पद्धति है। पहली बात तो ये आंदोलन चलाने की एक प्रकार से क्या है, पद्धति, कि आंदोलन कैसे चलाया जाए और आंदोलन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। एक आंदोलनकारी जो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत शामिल है, उनको किन किन चीज़ों का अनुपालन करना चाहिए। सबसे पहले सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह 2 शब्दों से बना है, सत्य प्लस आग्रह। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं सत्य की व्याख्या कर देना चाहता हूँ। सत्य क्या है? सत्य उनके अनुसार वह है जो न्यायपूर्ण है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो न्यायपूर्ण है और उसका साथ देना सत्याग्रह का पालन करना है। अब वो कहते हैं कि सत्याग्रही को 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला,
सत्याग्रही को अहिंसा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। सत्याग्रही क्या करता है? अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखता है और उसका पालन करता है। दूसरी चीज, वह शारीरिक बल में विश्वास नहीं रखता। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सत्याग्रही के लिए शारीरिक बल यानी हिंसा बिल्कुल निषेध है। वह शारीरिक बल में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि वह आत्मबल यानी आत्मा के बल में, स्वयं के आत्मिक बल में विश्वास रखता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो सत्याग्रही के लिए वो क्या है कि वह स्वयं कष्ट पाकर दमनकारी शत्रु के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है। गांधी जी स्वयं भी कहते थे कि हमें अंग्रेजों से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं विभिन्न प्रकार के उन्होंने स्वयं ने कई बार भूख हड़तालें की, विभिन्न प्रकार के स्वयं कष्ट सहकर वो अंग्रेजों के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे और वो इसमें कामयाब भी रहे काफी हद तक। सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहकर दमनकारी शत्रु के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है। तो आपको यहाँ पे ये तीन वो शर्तें हैं जो सत्याग्रही को अपने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पालन करनी है। तो आपको ये आंसर में लिखना है सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात जो न्यायपूर्ण है उसका साथ देना। दूसरी चीज क्या है कि सत्याग्रही को अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तीसरी चीज, सत्याग्रही शारीरिक बल में विश्वास नहीं रखता बल्कि आत्मिक बल में विश्वास रखता है। और चौथी चीज, सत्याग्रही स्वयं कष्ट पाकर शत्रु के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है। तो ये आपका यहाँ से 2 मार्कर बनता है और आपको ये आंसर में ये सारी चीजें लिखनी है। अब 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं और यही 3 मार्कर्स के रूप में भी आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के सफल प्रयोग कहाँ कहाँ पे किए गए। तो अगर ये पूछा जाता है 3 मार्कर्स के रूप में कि सत्याग्रह के सफल प्रयोग कहाँ कहाँ किए गए, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ। दूसरा, 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आज़ादी दिलाई। इसको हम पहले 1 मार्कर के रूप में डील कर लेते हैं, फिर इसके बाद में 3 मार्कर के रूप में डील कर लेते हैं। यहाँ से आपके लिए एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि बिहार में चंपारण के किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गांधी जी ने? 1917 में। ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्कर के रूप में आ सकता है कि चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा कब चलाया गया? 1917 में। ये बात ध्यान रखनी है। क्यों चलाया गया? किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया। अगला 1 मार्कर कहाँ से आ सकता है कि दमनकारी बागान व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए चलाया गया, या दमनकारी जो बागान व्यवस्था है। तो इस लाइन से 2 1 मार्कर बन सकते हैं। पहला, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गांधी जी द्वारा? 1917 में। क्यों चलाया गया? किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए, या बागान व्यवस्था के खिलाफ यह सत्याग्रह आंदोलन चलाया। फिर यहाँ से भी आपके लिए 1 मार्कर्स बनेंगे 2। देखिए अगले पॉइंट से कि गुजरात के खेड़ा में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? ये भी 1917 में चलाया। क्यों चलाया गया? फिर अगला प्रश्न यही चालू होगा कि फसल खराब होने के कारण और महामारी के कारण लोग लगान देने में असमर्थ थे और इस व्यवस्था से, और सरकार उन्हें लगान में छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस जो व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन चलाया। लोगों की अकाल पड़ रहा था। मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो अकाल पड़ रहा था, लोगों की फसलें खराब हो गई थी और उस दौरान में फ्लू नामक महामारी भी फैल रही थी। इसलिए लोगों की स्थिति बहुत कमजोर थी, वो लगान देने में समर्थ नहीं थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार उनका लगान माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस जो परिस्थितियों में उन्होंने क्या चलाया? आपका सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
तो 2 वन मार्कर यहाँ से बन गए, वन मार्कर वन मार्कर। 2 मार्कर के रूप में भी आ सकता है कि गुजरात के खेड़ा में आंदोलन कब चलाया और क्यों चलाया, तो भी आ सकता है। ऐसे ये भी आ सकता है बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया और क्यों चलाया। अब देखिए एक वन मार्कर यहाँ से भी आ सकता है कि गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने आंदोलन कब चलाया, 1918 में। यहाँ से वन मार्कर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर 3 मार्कर के रूप में पूछ लिया जाए कि सत्याग्रह के सफल प्रयोगों के बारे में बताइए, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लवेदी सरकार के खिलाफ आंदोलन सफल रहा गांधी जी का। फिर 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों को दमनकारी व्यवस्था के छुटकारा दिलाने के लिए सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने और महामारी के कारण लोग लगान देने में असमर्थ थे, उनको ही इस व्यवस्था से छुटकारा दिलाने में उन्होंने सफल सत्याग्रह का आंदोलन किया। और चौथा आपके लिए कि 1918 में अहमदाबाद कपड़ा मिल के मजदूरों के समर्थन में यह आंदोलन चलाया। अब देखिए एक पहले भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से भी आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनवरी 1915 में। ये प्रश्न पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आंसर होगा आपका जनवरी 1915। अगला प्रश्न आता है जो यहाँ से आपके लिए कई 1 मार्कर्स भी बनेंगे, 2 मार्कर्स भी बनेंगे और 3 मार्कर्स भी बनेंगे। इस चैप्टर की यही विशेषता है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस हर जगह से देखने को मिलेंगे। पहली बात, रॉलट एक्ट कब आया। पहला 1 मार्कर यहीं से बनेगा 1919 में। रॉलट एक्ट कब आया, 1919 में। 2 मार्कर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है रॉलट एक्ट था क्या, तो उसका आपका आंसर देना है कि रॉलट एक्ट जो कानून था इसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया गया था। जेल में बंद रखने का अधिकार, और कितने साल तक, 2 साल तक। इसको मैं सामान्य और सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। 1919 में सरकार द्वारा एक कानून लाया गया जिसके अंतर्गत यह शामिल था कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्रकारी गतिविधियों में शामिल है, इस शक के आधार पे ही किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील, बिना पूछे उसको 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। इसीलिए इस कानून को काला कानून भी कहा गया, बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो आपको समझना है, सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को चलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। तो आपको ये 2 मार्कर में आंसर लिखना है। अब एक 1 मार्क का क्वेश्चन और आपके सामने आता है कि गांधी जी द्वारा रॉलट एक्ट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 6 अप्रैल 1919 को। ये डेट याद रखनी है आपको, 1 मार्कर के रूप में आ सकती है। अब आपके लिए एक अगला प्रश्न, या इस रॉलट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से विभिन्न कार्यक्रम थे। इसके अंतर्गत ये रखा गया कि विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे वर्कशॉपों में कामगारों द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न जगह पर दुकान बंद की गई। ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रमों को इस रॉलट एक्ट आंदोलन के दौरान आगे बढ़ाया गया। सरकार लोगों के इस जनभार से चिंतित थी
और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग होने की आशंका से अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, विभिन्न भारतीय जो राजनीतिक नेता थे और राष्ट्रवादी थे उनका दमन करना आरंभ कर दिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए देखिए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दो प्रमुख थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इसके अलावा गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई गांधी जी को। और तीसरा एक प्रमुख जो दमन का वो था कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और इस मार्शल लॉ को लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी, जनरल डायर को। देखिए यहाँ से आपके लिए 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। तो ये डेट याद रखिएगा कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। किस वर्ष में हुआ, 1919 में। किसके द्वारा किया गया, यह जलियांवाला हत्याकांड किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा किया गया, जनरल डायर द्वारा। अब समझिए, अगर पूछ लिया जाए जलियांवाला हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 2 मार्कर में, तो आप क्या लिखोगे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले, क्योंकि 13 अप्रैल को क्या था, बैसाखी का मेला लगता था। पंजाब में बैसाखी का जो एक त्योहार है, उस दिन यहाँ अमृतसर में हर वर्ष की भांति बैसाखी का मेला लगता था। तो इस मेले में शिरकत करने के लिए बहुत सारे गांवों से लोग अमृतसर आते थे। तो हर वर्ष की भांति 1919 में भी 13 अप्रैल को बहुत सारे ग्रामीण बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए आए थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो सरकार द्वारा ये रौलट एक्ट जो कानून था, दमनकारी कानून था, इसका विरोध करने के प्रकट करने के लिए भी जलियांवाला मैदान में इकट्ठे हुए थे। यह मैदान चारों ओर से मकानों द्वारा घिरा हुआ था, अधिक इससे निकलने के लिए रास्ते नहीं थे, केवल एक ही रास्ता था। ऐसे समय जनरल डायर द्वारा अपने हथियारबंद सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंच जाता है, और उसने मैदान में प्रवेश करते ही जो मैदान से बाहर निकलने के रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए, और इसके बाद अपने सिपाहियों से भीड़ पे अनाधुंध गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। लगभग 379 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है, इसके आसपास लोगों की मृत्यु हुई। तो आपको यहाँ से 2 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 1 मार्कर तो शुरुआत के 2 ही बनेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। किसके द्वारा किया गया, जनरल डायर द्वारा। अगर 2 मार्कर में या 3 मार्कर में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आपको लिखना है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हर वर्ष की भांति बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए बहुत सारे ग्रामीण एकत्रित हुए। साथ ही दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ उसने इस जलियांवाला बाग में प्रवेश किया। उसने सभी रास्ते थे जो जलियांवाला बाग से निकलने के, वो बंद कर दिए गए, और अपने सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो आपको निश्चित रूप से 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन आपके लिए सामने आ सकता है। इस रौलट एक्ट का डेवलपमेंट देखिए, आंदोलन का। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, लोगों में इसका रिएक्शन कैसा था, लोगों ने क्या किया है इस हत्याकांड के बाद। उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों में गुस्सा था इस घटना को लेके, और हजारों लोग सड़कों पर
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उतरकर प्रदर्शन करने लगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। विभिन्न हिस्सों में हड़तालें होने लगी, विभिन्न जगह पे लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, पुलिस से लड़ाई झगड़ा करने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लग गए। यानी ब्रिटिश सरकार के जो प्रतीकात्मक स्थान थे, जो सरकारी भवन थी, सरकारी बिल्डिंगें थी, उन पर लोगों द्वारा क्या किया गया, घेराव किया गया, उनका हमला किया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है आपके लिए 2 मार्कर में कि रॉलेट एक्ट आंदोलन समाप्त कैसे हो गया। ये 2 मार्कर्स या 3 मार्कर्स में भी आ सकता है आपके लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सरकार द्वारा जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में जब लोग प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदर्शन करने लगे, हड़तालें करने लगे, सरकारी भवनों पर हमला करने लगे, पुलिस से आमने सामने मोर्चा लेने लगे, तो ऐसे टाइम पे सरकार द्वारा क्या किया गया, दमन चक्र अपनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या किया, रॉलेट एक्ट के आंदोलन के कुचलने के लिए सरकार द्वारा कौन सा दमन चक्र अपनाया गया या किस प्रकार दमन चक्र अपनाया गया, ये भी आपके सामने आ सकता है। पहली बात, सरकार ने लोगों को क्या किया गया, अपमानित किया और डराने लगी, आतंकित करने लगी आम लोगों को। दूसरा, सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, सड़क पर घिसट घिसट कर पेट के बल चलने के लिए मजबूर किया, सारे ब्रिटिश जो सरकारी अधिकारी थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया, लोगों को कोड़े मारे गए और विभिन्न जो ग्रामीण इलाके थे, गांव थे पंजाब के, उन पर बम बरसाए गए, हवाई हमले किए गए। तो ये जो दमनकारी घटनाएं थी, लोगों को परेशान करने की ब्रिटिश सरकार की जो घटनाएं थी, जिसमें लोग अपमानित कर रहे थे लोगों को, उनको आतंकित कर रहे थे, डरा रहे थे, उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, सड़क पर घिसट 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 कर पेट के बल चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे उनको सलाम करने के लिए बोला जा रहा था, लोगों को कोड़े मारे जा रहे थे और विभिन्न गांवों पर बम बरसाए जा रहे थे, जिनमें गुजरांवाला पंजाब का एक प्रमुख गांव है, इस पर कई सारे बम गिराए गए। ऐसे समय जब हिंसा अत्यधिक बढ़ रही थी और गांधी जी अपने प्रत्येक आंदोलन के दौरान अहिंसा का समर्थन करते थे, इसलिए इस हिंसा को बढ़ते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, रॉलेट एक्ट आंदोलन। अब एक प्रश्न आता है, ये भी आपके लिए यहाँ पे समझना आवश्यक है 1 मार्कर या 2 मार्कर्स के रूप में, कि रॉलेट एक्ट आंदोलन की सीमा क्या थी, कमी क्या थी सबसे बड़ी। ये बात सही है कि रॉलेट एक्ट आंदोलन भारत में आरंभ हुआ एक बड़ा आंदोलन था। इससे पहले इतना व्यापक आंदोलन कहीं पे नहीं चलाया गया था, लेकिन अभी भी इसकी एक बड़ी सीमा क्या थी कि यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरों और कस्बों में तक ही सीमित था। अभी इसका प्रसार गांवों में नहीं हुआ था आंदोलन का। ये एक बड़ी कमी थी इस आंदोलन की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट आंदोलन की कमी या सीमा क्या थी, कि यह आंदोलन यद्यपि व्यापक था, लेकिन अभी भी मुख्य रूप से यह शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं हम। ये भी 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 1 मार्कर्स के लिए बना हुआ है। इस पुस्तक की समकालीन विश्व और भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें हर एक चैप्टर से आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहली चीज, खिलाफत आंदोलन क्या था या यह आंदोलन क्यों चलाया गया। दूसरा, यहाँ से प्रमुख 1 मार्कर बनता है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। अली बंधु, भारत में 2 प्रमुख नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। तो आप एक वर्ड में लिख भी सकते हो कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, अली बंधु थे या मोहम्मद अली, शौकत अली थे। आंदोलन क्यों चलाया गया, ये मैं आपको एक बार इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध पे ले जाना चाहता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध मैंने पहले अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध 2 ग्रुपों के बीच में हुआ था, 1914 से लेके 1918 के बीच में। एक और ब्रिटेन था, फ्रांस था, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए,
आपका रूस, बहुत सारे ऐसे 32 देश थे एक साइड, और एक साइड 4 देश थे जिसमें जर्मनी शामिल था, तुर्की, आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया, ये 4 देश थे। अब देखिए इसमें जो विजेता पक्ष कौन था, वो ब्रिटेन वाला पक्ष था, और हारने वाला पक्ष कौन सा था, जर्मनी तुर्की वाला पक्ष था। इसको हार प्राप्त हुई इस प्रथम विश्व युद्ध में। अब क्या था कि जो तुर्की का जो महाराजा था या राजा था, वह हारने वाले पक्ष में था, तुर्की का सम्राट। और तुर्की का सम्राट को खलीफा कहा जाता था। जो इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा नेता था, आध्यात्मिक जगत का, उसको खलीफा कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, खलीफा। अब चूंकि तुर्की हारने वाले पक्ष में था, तो जो भारत में मुसलमान थे उनको एक डर था कि चूंकि विजेता पक्ष में कौन है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन तुर्की के सम्राट के खिलाफ एक अपमानजनक संधि करेगा, और कहीं ना कहीं उस संधि के कारण तुर्की के सम्राट का अपमान होगा, साथ में ही जो खलीफा है उसका भी अपमान होगा, क्योंकि तुर्की का सम्राट उस समय क्या था, खलीफा था, इस्लामिक जगत की सबसे बड़ी धार्मिक शक्ति था। तो उसके सम्मान को बचाने के लिए, उसकी जो तत्कालीन शक्ति है उसकी रक्षा करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। देखिए पहले विश्व युद्ध में ओटोमान तुर्की हारने वाले पक्ष में था, उसकी हार हुई थी। इस संबंध में पूरे विश्व में अफवाहें फैली, या एक डर था कि इस्लामिक जगत का जो आध्यात्मिक नेता है, जो कौन था, ओटोमान सम्राट यानी तुर्की का सम्राट था, उस पर एक बहुत सख्त या कठोर संधि थोपी जाएगी, क्योंकि ये जो हारने वाला पक्ष था उसके खिलाफ कई प्रकार की अपमानजनक संधियां की जाती थी, उसको युद्ध का उत्तरदायी ठहराया जाता था, उसके बहुत सारे भूभाग को छीन लिया जाता था, उसके ऊपर बहुत सारा युद्ध हर्जाना लगा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अपमानजनक संधि तुर्की के जो सम्राट था, ओटोमन सम्राट, उसके ऊपर लादने की आशंका थी। इसलिए खलीफा के तत्कालीन शक्तियों और उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई भारत में मुसलमान जो नेताओं द्वारा, और इसका उद्देश्य था जो खलीफा के सम्मान को बचाए रखना, उसकी शक्तियों को बचाए रखना। इसलिए यह आंदोलन भारत में चलाया गया, पहली बात। दूसरा, यहाँ से प्रश्न में ये मैंने पहले ही बता दिया है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ से 2 मार्कर के रूप में शामिल हो सकता है कि गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। देखिए गांधी जी जानते थे कि अभी तक जो भारत में आंदोलन चल रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसमें केवल हिंदू ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुसलमान जो लोग हैं उनकी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें कम भूमिका है, और वो जानते थे कि अकेले हिंदुओं से कोई भी बड़ा व्यापक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए वो इस आंदोलन का समर्थन करके हिंदू मुसलमानों को नज़दीक लाना चाहते थे, उनके बीच में एकता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी द्वारा इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। देखिए गांधी जी जानते थे कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से नज़दीक लाए बिना कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन नहीं चलाया जा सका। अखिल भारतीय आंदोलन यानी एक ऐसा आंदोलन जो पूरे भारत में चलता हो, पूरे भारत में चलाया जा सकता है, वो नहीं चलाया जा सकता। और उन्हें लगता था कि खिलाफत के मुद्दे पर वो अगर समर्थन करेंगे तो दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सकता है, हिंदू मुसलमान के बीच में एकता स्थापित की जा सकती है। इसलिए गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। तो आपको यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया, तो आपको आंसर यही लिखना है कि गांधी जी जानते थे कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित किए बिना
कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। और कहीं ना कहीं वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करना चाहते थे, उनको एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे। इसलिए इस आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया। वनवारकर के रूप में मैंने बता ही दिया कि मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता था। और क्यों चलाया गया उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत हारने वाले पक्ष में शामिल था, और जो भारतीय मुसलमान थे उनको डर था कि कहीं ना कहीं तुर्की के सम्राट, जो उस समय इस्लामिक जगत का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता था, जिसे खलीफा कहा जाता था, उसके ऊपर एक अपमानजनक संधि ला दी जाएगी, उसके अधिकारों को छीना जाएगा, उसकी शक्तियों को कम किया जाएगा। तो उसके अधिकारों को, उसकी शक्तियों को बचाए रखने के लिए, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए भारत में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। स्टूडेंट्स, ये भारत में राष्ट्रवाद का प्रथम पार्ट था। इसके बाद एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगा जिसमें भारत के राष्ट्रवाद भाग 2 के नाम से होगा वो। और उसमें आपको मैं असहयोग आंदोलन, सबना अवज्ञा आंदोलन, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट, उनके प्रोग्राम्स, वो कैसे कैसे उनका विकास हुआ और वो कैसे समाप्त हुए, और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो दूसरे पार्ट में मैं डील करूँगा। मुझे आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे बच्चों को लाभ मिल सके जो एसएसटी विषय को डिफ़िकल्ट मानते हैं। धन्यवाद।